रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स की भी डेवलपमेंट है, एक्सिलरी बड भी है जिसके थ्रू एक न्यू प्रोजेनी, एक न्यू हमारे पास राइजोम डेवलप हो सकता है, राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं। तो वी विल से एक्सिलरी बड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ राइजोम, राइट। हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम द नोड ऑफ द मेन स्टेम, राइट। मेन स्टेम की नोड से हमारे पास ऑरिजिनेट हो रहा है, राइट, जिसे हमने डिफाइन किया है, और पैरेलली ग्रो करता है, नोड्स, इंटरनोड्स, बड, हर चीज के पास प्रेजेंट है, राइट। अब बेस्ट एग्जांपल हम कौन सा लेके चलते हैं, वी टेक जिंजर, टर्मरिक, बनाना, राइट। बनाना तो एग्जाम्पल हम इसका लेते ही लेते हैं, राइट, जहां पर हमें मिलता है। तो ये एग्जाम्पल मेन हमारे पास किसके हो गए, इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंड फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार राइजोम डेवलपमेंट इज रिपोर्टेड इन फर्न्स। सबसे पहली बार ये डेवलपमेंट फर्न्स में रिपोर्ट की गई है, राइट। फर्न्स पता है ना सबको, फर्न्स आर द मेंबर ऑफ द टेरिडोफाइट्स, राइट। तो टेरिडोफाइट्स का मेंबर है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले ये राइजोम की डेवलपमेंट हमने रिपोर्ट करी, राइट। तो ये हमारे पास ना, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर वन। राइजोम के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आप कॉर्न पे, थर्ड कैटेगरी कॉर्न। अब जैसे राइजोम हमारे पास पैरेलली ग्रो कर रहा था ना, कॉर्म हमारे पास वर्टिकली ग्रोइंग है। तो कॉर्म इज दी वर्टिकली ग्रो, ये वर्टिकली ग्रो करता है हमारे पास, राइट। वर्टिकली ग्रोइंग बिलो द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे, राइट। वर्टिकली ग्रोइंग बिलो दी सॉइल सरफेस। इसमें इसके पास सर्कुलर नोड्स हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स इसके पास कैसे हैं, सर्कुलर शेप, राइट। अब किस तरीके से, हमने कहा ये हमारे पास मेन स्टेम, मेन स्टेम ग्राउंड से बेसिकली नीचे ओरिजिनेट हुआ, एंड फ्रॉम द नोड ऑफ द मेन स्टेम देयर ऑर्गेनाइजेस द स्ट्रक्चर. This structure is being the one which is called corm, covered again by scale leaf. Scale leaf से covered है, right. वापस से हमारे पास which are called caterpillars, having the nodes like this. इस तरीके से nodes present है which are called circular nodes, and in between here is the internodes. Internodes है. At the axil इस तरीके से यहाँ पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है. From the axillary bud, they are organizing the adventitious roots. And when this axillary bud will mature, जब axillary bud mature हो जाता है, तो it result in the development of the daughter corm. Daughter corm को develop करते हैं, right? Got this point everyone? Right. इसी के साथ साथ corm is basically the storehouse of, क्योंकि storage का भी काम कर रहे हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. मीन्स ये हमारे पास म्यूसिलिजेनियस सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं, राइट. तभी जैसे अरबी खाओ तो उसमें इसका बेसिकली आता है ना, अरबी खाते हैं तो उसके अंदर क्या म्यूसिलिजेनियस होता है कुछ, राइट. तो वो हमें मिलता है. इन द केस ऑफ द मेंबर कॉल्ड कोलोकेशिया, राइट. कोलोकेशिया में अगर देखा जाए क्रोकस, जिमिकन which is called as the amorphophallus, and liliaceae members.
राइट, इनके अंदर हमारे पास बेसिकली फॉर्म होता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द कॉर्म। समझ आया पॉइंट? यस मैम। राइट नाउ द लास्ट वन, कॉर्म के बाद एक बार दोबारा बता दो। क्या बेटा? कॉर्म, कॉर्म हमने कहा वर्टिकली ग्रोइंग है सॉइल सरफेस के नीचे, राइट। ये हॉरिजॉन्टल ग्रो नहीं करेगा, वर्टिकली ग्रो करेगा, जिसमें सर्कुलर नोड्स और इंटरनोड्स होंगी, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल जो होती है हमारे पास ओवल शेप होती है, जिसमें सर्कुलर नोड्स इंटरनोड्स होती हैं, राइट। हर नोड के एक्सिल पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। फ्रॉम द एक्सिलरी बड एडवेंटिशियस रूट की डेवलपमेंट प्रेजेंट है, एंड जब फोलिएज डेवलप हो जाता है, एक नया डेवलप होता है, तो ये डॉटर कॉर्म को बना देता है। वही डॉटर कॉर्म यहाँ से अलग होके एक नया स्टेम, एक नया प्लांट बना देगा, नया डॉटर बना देगा, राइट। एंड इन द along with this कॉर्म इज बेसिकली वर्किंग एज अ स्टोर हाउस। ये स्टोरेज हाउस है हमारे पास किसका? म्यूकोपेप्टाइड्स का और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। It's being the storehouse of the mucopeptide and mucopolysaccharides. Mucopeptide mucopolysaccharides को स्टोर करेगा, राइट। एंड अल्टीमेटली ये म्यूसिलेजेनियस कंपोनेंट्स में ज्यादा रिच होगा, लिलिएसी के मेंबर्स में मिलेगा, कोलोकेशिया में, क्रोकस में, अमॉर्फोफेलिस में, राइट। इनमें सब में हमें फाइंड होगा। क्लियर है? कौन समझ आया मैम? हाँ जी बेटा। मैम इसमें हमें एडवेंटिशियस रूट क्यों आए हैं? बेटा नोड से डेवलप क्या होती है? अच्छा ठीक है। स्टेम नोड्स हम देखते हैं, तो स्टेम नोड से डेवलप तो एडवेंटिशियस रूट्स होती है ना, ताकि एक नया प्लांट बन सके। और जहाँ बड डेवलप हो गई वहाँ पर रूट्स भी डेवलप हो जाएंगे। ये जो कॉर्म है डॉटर कॉर्म है ना? ये जो छोटा बना है डॉटर कॉर्म, ये भी पहले किसी का डॉटर रहा होगा ना, अब बड़ा बना है ना। लेकिन जब इसने अपना बडिंग के थ्रू डॉटर बना दिया, एक्सिलरी बड के थ्रू, तो ये डॉटर कॉर्म थोड़ी खिलाया जाएगा, तो ये पेरेंट हो गया। Got this point? ठीक है। ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बल्ब, राइट। अब आ जाते हैं बल्ब पे। अब बल्ब हमारे पास क्या है? बल्ब इज बेसिकली रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम। इसको हम सिंपल कहते हैं रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम। अब रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम जो हम ये डिफाइन करते हैं, राइट, ये बल्ब कैसे हम इसको स्टेट करते हैं? देखो, हमने कहा ये हमारे पास स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम। अनियन का एग्जांपल याद रखना। स्टेम के सेंटर पे यहां हमने ये जो दी है, दिस इज बेसिकली एक्सिलरी बड, और इस स्टेम में बहुत सारे अंदर नोड्स हैं, और उन नोड से ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से यहां पर एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहे हैं। अब इस एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, स्केल लीव्स हैं, और वो स्केल लीव्स जो है हमारे पास, वो बेसिकली मॉडिफाई हुए हैं एज एन एडिबल स्ट्रक्चर। We will just get modified as an edible structure. These are called as the scale leaves जो हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। और एक्चुअली में स्केल लीव्स में है क्या? ये फ्लैशी स्केल लीफ बेस। लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लेमिना, राइट। पेटियोल और लीफ लेमिना तो रिड्यूस्ड होते हैं, लीफ बेस होते हैं इसके अंदर जो एडिबल होते हैं, जो अनियन का पार्ट हम खाते हैं, राइट, वो है बेसिकली, राइट। एक्सिलरी बड इज देयर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज देयर। ये जो हमारे पास सेंटर में एक्सिलरी बड है, अगर सेंटर में कभी अनियन के देखा तो एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन जा रही होती है, और जब अनियन थोड़ा सा पुराना हो जाए तो वो लाइन प्रोमिनेंटली दिखने लग जाती है, राइट। और थोड़ी थोड़ी कभी बाहर भी आ जाती है, राइट। बाहर इन सेंस मतलब ऊपर तक आपको दिख के येलो कलर का इतना मोटा बल्ज दिखता है वो, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ स्केप। इसे हम स्केप कहते हैं, राइट। स्केप इज बेसिकली व्हाट, जो सेंटर की लाइन है उसे कहते हैं, राइट। एंड दिस इज बीइंग द लीफ बेस ओनली, राइट। इलोंगेटेड लीफ बेस, सबसे बड़ा लीफ बेस है ये, सबसे बड़ा लीफ बेस है जो इलोंगेट हो गया है, जो सेंटर पे प्रेजेंट है, राइट, येलो कलर का सब्सटेंस। और उसी के बाद इसको पूरा कवर अप करने के लिए, टू कंप्लीट कवर अप द अनियन, हमारे पास स्केल लीव्स बाहर भी प्रेजेंट है, और ये जो बाहर स्केल लीफ है ना, ये ड्राई और मेम्ब्रेनस स्केल लीफ है, एंड दिस ड्राई और मेम्ब्रेनस स्केल लीफ इज कॉल्ड ट्यूनिक, जो अनियन का छिलका होता है,
राइट। तो नाउ सी एवरीवन, हमने कहा राइट सबसे पहले आपने अनियन छिलना शुरू किया। राइट, आपने अनियन का बाहर वाला जो कोट था, जो पेपरी कोट होता है ना, उसका जो उतारते हैं हम, बिल्कुल कागज के जैसा होता है, पेपरी पेपरी, राइट, जो थिन ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीफ कोट है, जिसको हमने नाम दिया ट्यूनिक, जो कवर है उसको आपने उतारा। अब आपने अनियन को सेंटर से कट कर दिया, और वो सेंटर वाली मॉर्फोलॉजी देखना, जो सेंटर से आपने कट किया, जो उसका अनियन का बेस वाला पोर्शन था, जब छोटे छोटे से बाल भी निकले हुए होते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं अगर अनियन पुराना ले रहे हो तो। और उसके ऊपर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है वो उसकी स्टेम है, राइट, रिड्यूस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टेम। उसके सेंटर में जो येलो कलर का पार्ट है, राइट, वो येलो कलर के पार्ट में एक बिल्कुल उसके सेंटर पे, येलो कलर के पार्ट के एकदम नीचे बेस पे एक व्हाइट कलर की छोटा सा, राइट, एक व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसे हम एक्सिलरी बट कहते हैं। और जो वो येलो कलर की लाइन चल रही है ना बीच में पतली पतली सी, दैट इज कॉल्ड एज द बेस ऑफ द स्केप। एंड स्केप इज व्हाट? स्केप इज द एक्सटेंडेड लीफ बेस। जो मेन एक लीफ बेस ऐसा बना जो बाहर की तरफ बढ़ता चला गया, इलोंगेटेड लीफ बेस बन गया। उसके बाहर जो जितना भी पार्ट हम अनियन का काटते हैं, जो हम खाते हैं, दे आर द लीफ ओनली। ये मॉडिफाइड लीफ है, स्टोरेज लीव्स है। और लीफ में कौन सा पार्ट है? ये स्केल लीव्स का लीफ बेस है। तो दे आर कॉल्ड फ्लैशी स्केल लीफ बेस, इसे हमने डिफाइन कर दिया। समझ आया पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, कंप्लीट विद द स्ट्रक्चर, राइट? यस मैम। करेक्ट। अब हमने कहा यहाँ पर बल्ब, जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो बल्ब को हमने डिफाइन कर दिया इन द टू पार्ट, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड अनदर वन इज द ट्यूनिकेटेड बल्ब। एक ऐसा है जिसमें ट्यूनिक कवर एब्सेंट है। म्यूट योरसेल्फ बेटा। एब्सेंस ऑफ ट्यूनिक कवर, ट्यूनिक कवर नहीं है इन द केस ऑफ लिली, मीन्स बाहर का ये ड्राई मेम्ब्रेनस कवर नहीं है। ट्यूनिकेटेड का मतलब प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक, ट्यूनिक कवर प्रेजेंट, विच इज इन द केस ऑफ द अनियन एंड गार्लिक। अब डिफरेंस क्या होता है? ट्यूनिकेटेड बल्ब को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल ट्यूनिकेटेड एंड कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। अब क्या मीनिंग है इसका? हमने कहा सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब हमारे पास क्या है? जिसमें विदाउट ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचेस, दैट इज नो बल्बलेट्स। लेकिन भाई गार्लिक का, जब अगर गार्लिक को कभी ओपन किया हो, राइट, तो गार्लिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लोव्स होते हैं, एक ही गार्लिक के अंदर सब पैक होते हैं कि कवर के अंदर। तो वो जो एक एक क्लोव है ना, वो प्रेजेंट है एज अ ब्रांचिंग फाउंड एंड विद द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है इसके अंदर? बल्बलेट्स। बल्बलेट्स आर प्रेजेंट, उससे एक सिंगल ब्रांच को हम बल्बलेट कहते हैं, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास? इन द केस ऑफ द गार्लिक। गार्लिक के अंदर जो एक क्लोव हमें मिलती है उसको मैंने बल्बलेट का, पूरे क्लस्टर को मैंने बल्ब कह दिया। और इसमें कोई भी मुझे नहीं मिला बल्बलेट, तो सिंपल आई नेम इट एज अ बल्ब, दैट इज कॉल्ड एज द अनियन। तो अनियन इज सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, गार्लिक इज कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। Got this point? Right? Yes. Yes, So ma'am. this is what we completed with the whole, right, underground stem modifications. यहाँ आपके underground stem modifications finish होते हैं, right? So completed everyone. Now moving to the spatial stem modification. तो देखो हमने जितने underground stem modification पढ़े, studied at this form, ये सभी के सभी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हमारे पास मेन तीन पर्पस कर रहे थे। हर एक का अंडरग्राउंड होने का मतलब ये है कि पेरिनेट करना, हर एक में फूड स्टोरेज था क्योंकि फ्लैशी स्ट्रक्चर्स हैं सबके सब, एंड एवरीवन इज हैविंग द नोड्स एंड द बड्स बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द टास्क ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एज वेल, राइट। अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास एरियल हो गया, सब एरियल हो गया, राइट, और उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया। नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब ये स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है, राइट, दैट वी आर गोइंग टू स्टेट अबाउट। नाउ स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन इज फाइलोक्लेड। अब फाइलोक्लेड हमारे पास क्या होता है? फाइलोक्लेड इज अ स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन किसके अंदर? राइट, हमारे पास इन
ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, ज़ेरोफाइट्स के अंदर स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है, राइट, वेयर, जहां पर हम क्या कहेंगे, राइट, कि इस पूरे मॉडिफिकेशन के अंदर वेयर स्टेम इज मॉडिफाइड, एरियल स्टेम is modified as flattened photosynthetic structure, राइट, ये एरियल स्टेम हमारे पास मॉडिफाई हो गया एज फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की तरह, राइट, एंड दिस फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, राइट, की तरह मॉडिफाई हुआ, कॉल्ड फाइलोक्लेट। अब ज़ेरोफिटिक प्लांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ज़ेरोफिटिक का मतलब होता है जो डेजर्ट प्लांट है, जो डेजर्ट में रह रहे हैं। अब जो प्लांट हमारे पास डेजर्ट में रह रहे हैं, दे हैव द वेरी बिग प्रॉब्लम इज दैट इज द ट्रांसपिरेशन लॉसेस बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपिरेशन लॉसेस के पूरे चांसेस हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर ट्रांसपिरेशन लॉसेस के पूरे चांसेस अगर प्रेजेंट हैं, राइट, तो किसी भी तरीके से मुझे एक ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि भाई स्टोमेटा ना दूं मैं उसके अंदर, क्योंकि अगर स्टोमेटा नहीं देंगे तो स्टोमेटा अगर उसको नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास, राइट, प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो मैंने कहा स्टोमेटा अगर नहीं देंगे तो क्या करें, तो भी इसे लीव्स को मॉडिफाई करा देते हैं एज अ स्पाइन। या आगे लीफ में मॉडिफिकेशन में पढ़ाऊंगी, लीफ आर मॉडिफाइड एज अ स्पाइन। लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो गई तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, कि लीफ को स्पाइन में मॉडिफाई कर दिया, तो वी से नाउ स्टेम विल बी मॉडिफाई एज दी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोक्लेट, राइट, स्टेम को मॉडिफाई करा दिया एज अ फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज दी फाइलोक्लेट। एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर डायग्राम लेके चलूं इसका, राइट, तो ऐसे देखो, ये मेरे पास एक नोड है और ये दूसरी नोड है, इन दोनों नोड के बीच का जो एरिया है ना, इंटरनोड, उसको मैंने स्वेल कर दिया। सिमिलरली ये हमारे पास इस तरीके से सारे इंटरनोड स्वेल होते चले जाएंगे एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाया गया एज फाइलोक्लेट। इस स्ट्रक्चर में हमने ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर विद प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस दे दी आपने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की प्रेजेंस दे दी और इसी के ऊपर आपने जो लीव्स थी उसको मॉडिफाई करा दिया स्पाइन, राइट, तो लीफ मॉडिफाइड एज स्पाइन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशनल लॉसेस, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर बना, इसे आपने कहा फाइलोक्लेट, राइट। इसकी ग्रोथ, जब तक स्टेम की ग्रोथ होती रहेगी, ये ग्रो करता रहेगा, तो हैव द अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ है इसकी, जैसे जैसे हमारे पास प्लांट ग्रो करेगा ये ग्रो करता चला जाएगा। फाउंड इन द केस ऑफ द ओपनशिया, दैट इज प्रिकली पियर कैक्टस जिसे हम कहते हैं, एंड यूफोर्बिया, इन दो में मिलेगा। ओपनशिया के अंदर इट्स अ फ्लैटेंड फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट बिल्कुल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेट इन द केस ऑफ द यूफोर्बिया, राइट। ये हमारे पास हो गया बेसिकली फाइलोक्लेट के अंदर ज़ेरोफिटिक स्टेम मॉडिफिकेशन। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? अब अगर मैं इसी में फाइलोक्लेट को छोटा कर दूं, शॉर्ट कंडेंस्ड one internode long phylloclade is called cladode found in asparagus। जैसे हमने रनर का छोटा भाई ऑफसेट बनाया था ना, वैसे फाइलोक्लेट का छोटा भाई कौन है हमारे पास, क्लेडोड। Got this point now? Everyone got this thing? राइट, बहुत अच्छे से याद रखना बेटा,
नीट का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है फाइलोक्लेड के ऊपर, एरियल स्टेम का स्पेशल मॉडिफिकेशन है ये जो प्रेजेंट है, राइट। मैम क्लेडोड बता दो एक होगा। क्लेडोड इज शॉर्ट कंडेंस्ड 1 इंटरनोड लॉन्ग, मतलब आप यहाँ पर फाइलोक्लेड में एक या दो ही बल्ज लेके चलोगे, जैसे बल्ज बनाया ना मैंने, सर्कल सर्कल बनाई, ये एक या दो ही होंगे, छोटा वर्जन है इसका, राइट। वी कैन सिंपली से दैट a short condensed 1 internode long phylloclade is called as the cladode, उसे हमने क्लेडोड का नाम दे दिया, फाइन। Now, modification of axillary bud. जो एक्सिलरी बड है हमारे पास, राइट, जो अभी तक हमने बनाई, उनका मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होता है, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड सबसे पहले तो आता है हमारे पास थॉर्न्स। अब थॉर्न्स और स्पाइन्स में डिफरेंस याद रखना। स्पाइन था हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो पॉइंटेड है, थॉर्न भी वही स्ट्रक्चर है जो पॉइंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थॉर्न का मेन काम है प्रोटेक्शन देना ग्रेजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट, राइट। स्पाइन का मेन काम है ट्रांसपिरेशनल लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, राइट। तो थॉर्न्स आर दी हार्ड पॉइंटेड, हार्ड है, पॉइंटेड है, वुडी स्ट्रक्चर्स originated by after modification of axillary bud in citrus and bougainvillea. Citrus and bougainvillea, राइट, जहां पर ये हमें मिलता है एक, राइट। और ये मॉडिफिकेशन क्यों होती है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं, which are being grazing it, जो एनिमल्स हैं, राइट, उनसे प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। सो कैन आई से थॉर्न इज बीइंग वर्किंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म? Got the point, everyone? Right, so it's a defense mechanism which is being found, right? Yes ma'am. Yes, ma'am. Good. Now, अब हमने कहा the next modification is that axillary bud can be modified as tendril, that is stem tendrils, right? तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? modification of axillary bud as climbing organ, right? Or we can say as long, thin, thread-like, spirally coiled organ of attachment called tendril, right? जिसे हमने स्टेम टेंड्रिल का नाम डिफाइन कर, करेक्ट। अब हमने कहा ये स्टेम टेंड्रिल हमें किस में मिलेगा, राइट, अलाउ क्लाइंबिंग ऑफ, किसकी क्लाइंबिंग को अलाउ करेगा? वीक स्टेम, वीक स्टेम आराम से क्लाइंब हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, ग्रेप्स के अंदर देखिए ना ऐसे बिल्कुल स्पाइरल शेप के निकले हुए होते हैं बाहर, जो उसको लटकने में हेल्प करते हैं, और मेनली गॉड्स, बिटर गॉड वगैरह, दैट इज बीइंग आपका यहाँ पर पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, राइट, उसी के बाद कुकुम्बर हो गया, all these examples become for the stem tendrils,
गॉट द पॉइंट नाउ? स्टेम टेंड्रिल वाला पॉइंट समझ आया? मैम यस मैम। मैम ये एक्सिलरी बर्ड होता क्या है? बच्चे जो बर्ड एक्सिल पे प्रेजेंट है लास्ट टाइम पढ़ी तो थी हमने, क्या हो गया शमा, लास्ट क्लास का पढ़ा नहीं? द बड विच इज बड इज बेसिकली व्हाट? बड इज द वन जो हमारे पास अंडर डेवलप्ड मेरिस्टेम पोर्शन है जो प्रेजेंट है एक्सिल ऑफ द स्टेम ब्रांच के, और अगर वही मॉडिफाई हो गया हमारे पास टेंड्रिल की तरह तो हम उसे क्या डिफाइन करेंगे? एज दिस, राइट? तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था ना, ये हमारे पास बड है, देखो ये एक्सिल है, एक्सिल पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, इसी बड को आपने मॉडिफाई करा दिया इधर एज अ थॉर्न या तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर की तरह, मींस मॉडिफाई का मतलब आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको एज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो ये बन गया थॉर्न हमारे पास, अदरवाइज आपने इसको चेंज कर दिया राइट एज अ टेंड्रिल स्ट्रक्चर। ओके मैम। ठीक है, राइट नाउ अब हमने कहा बच्चे इसके अंदर, so these are being the auxiliary stem modification, right? जो हमारे पास दो प्रेजेंट, everyone clear with this auxiliary stem modification? हाँ जी गाइस, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। गुड, Yes, राइट, ma'am. ओके फ्रेंड्स। सो अब इसी में ही एक लास्ट पॉइंट और कि हम एक्सिलरी बड को मॉडिफाई एक और तरीके से कराते हैं विच इज कॉल्ड बुलबिल। एंड अगर ये नाम सुना हो तो 12th में बहुत बार सुनते हो बुलबिल्स। इट्स Yes, नॉट ma'am. बल्ब वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट बुलबिल्स, राइट? तो बुलबिल्स हमारे पास क्या है? मॉडिफाइड एक्सिलरी बड मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है, राइट? किसकी तरह मॉडिफाई है हमारे पास? यहाँ बेसिकली एज अ फूड स्टोरेज, दैट इज द एडिबल, एज द एडिबल फ्लैशी स्ट्रक्चर called bulbils. So bulbils are what? They are the food storing fleshy structures, right? They also involve in vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं ये, और एडिबल फ्लैशी स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर बुलबिल्स का, राइट? ये हमारे पास मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर याद हो सबको तो एक स्पेशल एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, अगैव, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंचुरी प्लांट, इसमें हमें मिलते हैं, राइट? सो वी विल से मॉडिफाइड एक्सिलरी बड एज द edible fleshy structure also involved in the vegetative propagation defines the bulbils. फाइन, कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट? समझ आ गया सबको पॉइंट, राइट? यस, तो देखो यही हमारे पास, सी दिस इज द फाइलोक्लेड, दिस इज द क्लेडोन, right, which is being present for Opuntia and asparagus, and उसी के बाद stem tendrils और bulbils, condensed axillary fleshy bud, agave, diascory, oxalis भी मिलता है हमें, right? तो मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे पास ये फाइन होगा, right? Completed यहाँ तक। This is where we wind up with the whole part called stem. अच्छा, फंक्शन रहेगा स्टेम के, स्टेम के क्या क्या फंक्शन होंगे? क्या स्टेम का पहला फंक्शन तो लीफ और फ्रूट को बियर करना और सपोर्ट करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को बियर करना, लीव्स फ्लावर फ्रूट को सपोर्ट करना, राइट? दैट आर बीइंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। वाटर मिनरल के सॉल्ट्स को कंडक्ट करना, राइट? और फूड का, तो लीफ का हमने कहा ये मान लो हमारे पास स्टेम, ये स्टेम का नोड है। स्टेम के नोड से कनेक्ट करने के लिए जो बल्जिंग पोर्शन निकलता है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। The stalk-like structure is called petiole, and this is called leaf lamina, or called leaf blade. Now, अब हमने कहा, जब हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है,
हमने कहा लीफ के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करें, तो लीफ बेस इज कॉल्ड हाइपोपोडियम, petiole is called mesopodium, and leaf lamina or leaf blade is called epipodium. ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं, हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम एंड एपिपोडियम, राइट। अब हमने कहा कि जो हमारे पास लीफ बेस है ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट, ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है हमारे पास, इट्स गोइंग टू कनेक्ट द स्टेम टू द पेटियोल, कनेक्शन का काम कर रहा है। पेटियोल इज अ स्टॉक, ये स्टॉक हो गया हमारे पास, राइट, जो ज्वाइन कर रहा है। तो अगर मैं सिंपल सा लिख दूं, राइट, तो इट इज लीफ बेस इज बीइंग डिफाइनिंग, राइट, एज अटैचमेंट पॉइंट of leaf to the stem node, stem node से attachment point होगा, राइट। जो पेटियोल है हमारे पास वो क्या कर रहा है, इट्स अ स्टॉक joining लीफ बेस एंड लीफ लेमिना, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगा। और लीफ लेमिना इज दी photosynthetic green zone, right now। अब यहीं पर जब हम लेमिना में देखते हैं तो वी फाउंड एक सेंट्रल इंसिजन होता है, एंड द सेंट्रल लाइन इज मिडरिप। वेन्स विच आर बीइंग रनिंग, और वेन से जो बाहर निकलते हैं वेनलेट्स, स्ट्रक्चर कंप्लीटेड एवरीवन, नोट हो गया? यस मैम। अब एक एक की मॉडिफिकेशन पे चलते हैं, किसमें क्या क्या होता है हमारे पास, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। द वेरी फर्स्ट बच्चे, अब जब हमने लीफ बेस की बात की है तो हमने कहा लीफ बेस इज बीइंग द वन व्हिच इज डिफाइंड एज हाइपोपोडियम, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास जो बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है लीफ के, राइट, एंड इट्स बीइंग द वन, ये एक ऐसा हमारे पास पॉइंट भी हो गया, राइट, जो मॉडिफाई हो जाता है और एज अ स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाता है कॉल्ड पल्विनस। पल्विनस सुना है कभी? एनीवन हर्ड अबाउट इट? अच्छा, मिमोसा पुडिका सुना है? मिमोसा पुडिका इज बीइंग द व्हाट? यस मैम, यस। क्या कहते हैं मिमोसा पुडिका को कॉमनली? टच मी नॉट प्लांट, राइट, नीचे मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट। अब टच मी नॉट प्लांट में जैसे हम टच करते हैं तो हम देखते हैं विल लीव्स गेट, राइट, कंप्लीटली आपका लीव्स क्लोज हो जाती है उसकी, लेकिन वहीं पर अगर आप उसको नॉर्मल छोड़ दो तो लीव्स वापस से उसकी ओपन हो जाती है, राइट। तो अब हम ये जो पार्ट उसका देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि लीफ बेस इज बीइंग द स्वेलन स्ट्रक्चर, तो इन द केस ऑफ द टच मी नॉट प्लांट होता क्या है ना बेसिकली, राइट, कि जब आपने उसको टच नहीं किया तो उसका लीफ बेस पूरी तरीके से पानी से फिल्ड है, जैसे टर्जिड इन नेचर, completely swollen, but as soon as once the stimulus will be there, touch stimulus is there, उस टच स्टिमुलस की वजह से लीफ बेस अपने वाटर को लॉस कर देता है, और जब लीफ बेस अपने वाटर को लॉस कर देता है तो लीफ बेस बेसिकली फ्लैसिड बन जाता है, स्क्वीज हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट श्रिंकिंग जो लीव्स होती है आसपास वाली वो सब के सब एक दूसरे से चिपक जाती है, एंड इट विल गेट क्लोज्ड। समझ आया पॉइंट? Right. So this is being the task which we will define as a leaf base, which is swollen. In the case of Mimosa pudica, specifically NCERT mentioned and defined as pulvinous. Right. ये हो गया इसका पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन आया कि लीफ बेस कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ द शीट, राइट, कि लीफ बेस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किस फॉर्म में? शीट की फॉर्म में, राइट। एक बाहर कवर की फॉर्म में हम लीफ बेस को एक्सटेंड करेंगे, और वो एक्सटेंडेड लीफ बेस जो शीट की तरह होगा वो लीफ को कवर करने का काम करेगा, जस्ट गो एंड कवर द लीफ, राइट, उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा।
which is why it is called as a sheathing leaf base. हम इसे नाम क्या देते हैं? sheathing leaf base in the monocots. Basically in Poaceae family. दोनों मॉडिफिकेशन क्लियर हुए? दैट आर द टू मॉडिफिकेशन फॉर लीफ, जिसमें लीफ बेस जहां पर पल्विनस का बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, नंबर ऑफ टाइम रिपीटिंग. नाउ petiole as mesopodium, it is modified as tendril in insectivorous plant. जो इंसेक्ट कैप्चर प्लान है, उस प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर कैसे वो इंसेक्ट ट्रैप कर पाते हैं? That's because of this tendril only, right? Now, in the case of Australian acacia, petiole is modified as photosynthetic structure called phyloid. पेटियोल को हमने मॉडिफाई कर दिया एज अ फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया फाइलोड. पहले हमने पढ़ा था फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड हमारे पास किसके अंदर था? फाइलोक्लेड इज अ कंडीशन व्हिच इज फाउंड इन द केस ऑफ द ज़ीरोफिलिक प्लांट, जहां स्टेम का मॉडिफिकेशन किया था. अब हम मॉडिफिकेशन किसका कर रहे हैं? पेटियोल का, राइट? तो व्हेन पेटियोल मॉडिफाइड एज अ फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, तब आप उसका नाम क्या देते हो बेटा? फाइलोड. मेरी जस्ट नेम इज फाइलोड. देन इट इज गोइंग टू बी विंग्ड. विंग्स है इसके सरफेस पे, तो विंग्ड अगर है हमारे पास, तो इन द केस ऑफ द सिट्रस. फाइन. मैम विंग क्या है? विंग्स बेटा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एज अ विंग. विंग जैसे जो उड़ने वाले होते हैं उस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, सिर्फ उसकी कवरिंग करने के लीफ की. ओके मैम. यस. नाउ नेक्स्ट वन, लेमिना. लेमिना इज द फोटोसिंथेटिक ग्रीन सरफेस है, और ये हमारे पास क्या करता है? बेसिकली जितनी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होनी है, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन स्ट्रोमेटा के थ्रू होना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फोकस्ड ओवर विद द लेमिना ओनली. जिसमें जो मिडरिब है सेंटर में, इट इज द वैस्कुलर कॉलम. ये पूरा एक वैस्कुलर कॉलम है, ये पूरा एक वैस्कुलेचर है इसका. अब वेन्स और वेनलेट्स में क्या करना है? जितनी आप ब्रांचिंग ज्यादा कर दोगे वेन्स और वेनलेट्स की तरह, वो बेसिकली जो फूड मिडरिप के थ्रू आ रहा है उसको हर एक सेल में लेमिना के पहुंचाना, राइट? जो वाटर मिनरल आ रहा है उसको हर एक सेल में पहुंचाना, दैट्स अ टास्क ऑफ द वेन एंड वेनलेट, राइट? अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दे ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी, राइट? इसके साथ साथ ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, टू द लीफ बेस, और चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम करते हैं, राइट? तो रिजिडिटी भी दे रहा है, राइट? उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम करते हैं, राइट? लेमिना की शेप अलग अलग होती है, मार्जिन अलग है, एपेक्स अलग है, सरफेस अलग है, और किस तरीके से आप इंसिजन कर रहे हो वो भी अलग है, राइट? किस तरीके से आप देखो, यहाँ पर देखते हैं शेप तो सबको पता है, लीफ की शेप अलग अलग होती है, राइट? उसी के साथ साथ जो लीफ की एपेक्स है वो कभी पॉइंटेड होती है, कभी ओवल होती है, तो दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ लीफ एपेक्स. समटाइम इफ यू विल सी, तो लीफ में आप क्या देखते हो कि लीफ में ऐसे कट्स होते हैं इस तरीके से, कभी कभी ऐसी लीव्स भी देखी होंगी. ये जो एक कट है ना, इस एक कट को नाम देते हैं लीफ मार्जिन. दिस कट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन है या नहीं है, बहुत पास पास है, दूर दूर है, वो सब पता करना, राइट? वो कौन किसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा? लेमिना के. तो लेमिना का स्ट्रक्चर डिफर कर जाएगा हमारे पास उस वजह से, तो हम कहेंगे लेमिना बेसिकली डिफर ऑन डिपेंडिंग ऑन द लीफ एपेक्स, डिपेंडिंग ऑन द लीफ मार्जिन, राइट? डिपेंडिंग ऑन द वेन्स और वेनलेट्स का क्या पैटर्न होगा, जिसे हम वेनेशन का नाम देंगे अभी आगे. तो इस तरीके से हमारे पास सब कुछ डिफर करेगा, राइट? एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ, राइट? समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? अब बस एक मेन चीज ध्यान रखनी है, पेटियोल कंप्राइजेज ऑफ, पेटियोल में सबसे ज्यादा हम जो देते हैं दैट इज द कॉलिनकाइमेटस सेल्स, राइट? नाउ व्हाई कॉलिनकाइमेटस? कॉलिनकाइमा अगर पता हो बेटा, तो इट्स द मैकेनिकल टिश्यू
राइट, जो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है मूव करने की। तो कॉलेनकाइमा में रिच होने का फायदा क्या है? कॉलेनकाइमा में इसलिए रिच है बिकॉज इट प्रोवाइड elastic movements of plant leaf lamina की elastic movement हो सकती है and can freely swing और freely swing कर सकते हैं with wind, but also provide mechanical support that is prevent करेगा कि लीफ वहां से डिटैच ना हो। समझ आया पॉइंट? पेटियोल के पास स्पेशल कॉलेनकाइमेटा सेल्स हैं जिनका काम है कि हाँ ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देना कि वो विंड में साथ साथ मूव कर सके ताकि अच्छे से गैस एक्सचेंज करके अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सके। लेकिन उसी टाइम पे हमें ये भी लगा कि अगर ज्यादा विंड हुई और लीफ लेमिना पतला सा उसके साथ से मूव करता है तो ये भी चांस है कि वो बेसिकली कहीं से डिटैच हो। एंड अगर वो डिटैच हो गई तो फायदा क्या होगा? तो मीन्स अब हमें ऐसे टिश्यू लगाते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट दे लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी दी। देन वी गॉट टू रिमेंबर कि इसका इलास्टिक जो हमारे पास बेसिकली नेचर है दैट्स बीइंग द वन राइट जो इसको कैन फ्रीली सर्वाइव द विंड कर सकता है, वो ट्रांसमिशन लॉसेस कराए। फाइन, राइट। सो लीफ का अब स्ट्रक्चर पूरा किया। अब हमने लीफ के बाद कहा बेटा दैट इज द वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? अच्छा, अब ना सब अपने पैकेजेस एक बार खोल लेना क्योंकि पैकेजेस में डायग्राम बने हुए हैं, उन्हीं डायग्राम के हिसाब से आपको बताती चली जाऊंगी। राइट, फटाफट से ओपन अप, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर पैकेजेस टिल द टाइम आई आल्सो ओपन माय पैकेज। एक बार मुझे पेज नंबर ही बता देना किसी ने खोल लिया हो तो। 156 ओके 150। वेनेशन गया। सो वेनेशन हम किसे कहते हैं बेटा? हम वेनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट होना लीफ लेमिना के ऊपर, दैट इज डिफाइंड एज वेनेशन। जिसे हमने नाउ वी सेज, अब डायग्राम में ध्यान से देखना, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, राइट, ये क्या है हमारे पास? राइट, अगर हमने कहा हमारे पास पूरा एक नेटवर्क बन चुका है, वेन्स और वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क व्हिच इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट दैट आर बीइंग कॉल्ड एज अ रेटिकुलेट वेनेशन। राइट, लेकिन जहां पर हम कहेंगे कि दे आर बीइंग अरेंज्ड इन द पैरेलल मैनर वन नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है, तब हम उसे क्या कहेंगे? वी डिफाइन दैट एज द पैरेलल वेनेशन। हमने उसे स्टेट कर दिया। राइट, अब हमने कहा यहाँ पर पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन अगर हम स्टेट करते हैं इसमें तो क्या होता है हमारे पास? राइट, तो वो डायग्राम ध्यान से देखना। नाउ सी द रेटिकुलेट वेनेशन ए फिगर। ए फिगर में देखोगे तो एक ही मिडरिप दिख रही है सेंटर पे, अब वो एक मिडरिप के अराउंड पूरा वेन्स और वेनलेट्स ने पूरा नेटवर्क बना रखा है, कंप्लीट नेटवर्क इज देयर, इंडिविजुअल आप रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। बट वहीं पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर राइट कि बी हमारे पास देखा जाए तो बी हमारे पास क्या है यहाँ पर कि अगर हम इसमें बी में देखें तो हमारे पास कितनी मिडरिप है? 3 मिडरिप्स आ गया। राइट, 3 मिडरिप दिख रही है, 3 प्रिंसिपल वेन दिख रही है, विच आर आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वेन। अब यहाँ मिडरिप क्योंकि मिडरिप तो एक ही होती है तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल वेन कहते हैं। राइट, एवरीवन एबल टू सी 3? यस मैम। सी वाले डायग्राम में ना 3 तो बी वाले में बेटा, बी वाले में भी देखो सेंटर में एक है, सब कॉर्नर में 2 दिख रही है, फिर सी वाले में भी आपको दिख रही है, सी में तो जबकि ज्यादा दिख रही होगी। राइट, तो अब हमारे पास तो यहाँ पर सी अगर हमने डिफाइन किया तो बी में अगर देखेंगे तो बी में कैन आई से कन्वर्जेंट इन नेचर और सी में कैन आई से डाइवर्जेंट इन नेचर। राइट, बी हमारे पास क्या है? दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, लेकिन सी में क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग एट अ पॉइंट। राइट, अब हमने कहा यहाँ पर कि अब इसमें ए को क्या बोले? ए को हम लिखते हैं यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाट वी राइट इट एज ए? यूनिकॉस्टेट, क्योंकि एक ही है तो यूनिकॉस्टेट
रेटिक्यूलेट वेनेशन, राइट। एंड बी हमारे पास क्या हो गया, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट रेटिक्यूलेट वेनेशन, राइट। तो ये मल्टी कॉस्टेट है, कन्वर्जेंट है, राइट, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट रेटिक्यूलेट वेनेशन, राइट। और डी कौन सा हो जाएगा, मल्टी कॉस्टेट, क्या लिख दूं, डाइवर्जेंट रेटिक्यूलेट वेनेशन। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी में ही पैरेलल वेनेशन की डायग्राम, पैरेलल वेनेशन में देखो फर्स्ट वन, क्या वापस से पैरेलली दिख रहे हैं, अरेंज्ड। हमारे पास एक हमारे पास मिडरिब है और फिर पैरेलल वेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है। तो क्या कहते हैं, यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। उसी के बाद नेक्स्ट वन हम क्या कहते हैं अब यहाँ पर, राइट, मल्टी कॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, जहां मल्टी कॉस्टेट में सबसे पहले वाला हमारे पास कौन सा है, कन्वर्जेंट, और फिर उसके बाद वाला कौन सा है हमारे पास, डाइवर्जेंट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है मैम, आप इसमें कॉस्टेट किसको कह रहे हो? बेटा मल्टी कॉस्टेट वर्ड यूज करते हैं हम इसके, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर कॉस्टेट वर्ड इज बेसिकली सेड टू बी द प्रिंसिपल वेन। एक प्रिंसिपल वेन है तो यूनिकॉस्टेट, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन है तो मल्टी कॉस्टेट। कन्वर्ज कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट, डाइवर्ज हो रहे हैं तो डाइवर्जेंट, ठीक है। यस मैम। सो एवरीवन कंप्लीट विद द वेनेशन बचा, राइट। तो वेनेशन हमने कहा यहाँ पर, वेनेशन इज बेसिकली डाइकॉट्स में हमें मेजरली फाउंड होगा रेटिकुलेट वेनेशन, और वहीं राइट हमारे पास पैरेलल वेनेशन सबसे ज्यादा किसमें फाइंड होगा, इट इज बीइंग फाउंड इन द केस ऑफ द मोनोकॉट्स, राइट। डाइकॉट के अंदर जो मोस्टली मिलता है, ऑल नहीं, क्योंकि ये दो एक्सेप्शन डाइकॉट कैसे है जो पैरेलल शो करते हैं, और ये चार एक्सेप्शन मोनोकॉट्स कैसे है जो रेटिकुलेट शो करते हैं। तो रिमेंबर दिस वन। इससे पहले, क्योंकि रेटिकुलेट तो हमारे पास एनजीओ में आया, एनजीओ क्या जिम्नो में आया था, सबसे पहले वेनेशन, फर्स्टली वेनेशन वाज रिपोर्टेड इन ferns, reported, एक मिनट, इन ferns में सबसे पहले वेनेशन रिपोर्ट हुआ, कॉल्ड, हमने नाम दिया फरकेट वेनेशन, व्हाट वी नेम इट एज द फरकेट वेनेशन, एंड हमने कहा फर्स्ट टाइम वेनेशन वाज रिपोर्टेड इन द फर्न कॉल्ड फरकेट वेनेशन। और फरकेट वेनेशन में हमारे पास नो स्पेसिफिक पैटर्न, मुझे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिखा था, राइट। तो नो स्पेसिफिक पैटर्न वाज ऑब्जर्व जिसको मैं डिफाइन कर सकूं, तो वी जस्ट गिवन अ नेम, राइट, एज अ फरकेट वेनेशन। देन जिम्नोस्पर्म्स ने फॉलो किसको किया, जिम्नोस्पर्म्स फॉलो रेटिकुलेट वेनेशन, जिम्नोस्पर्म में रेटिकुलेट वेनेशन है। फिर एनजीओ में डाइकॉट में रेटिकुलेट और मोनोकॉट में कौन सा आ गया हमारे पास, पैरेलल वेनेशन। अब समझ आ गया सबको पॉइंट यहाँ पे, अंडरस्टूड टिल हियर? हाँ जी मैम, किसी लीफ में एक से ज्यादा मिडरिब हो सकते हैं क्या? किसमें मिडरिब, बेटा सेंटर में एक ही होती है, उसके अराउंड प्रिंसिपल वेन्स होती हैं, इसलिए नाम प्रिंसिपल। ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी लीफ में जो एक से ज्यादा मिडरिब हो, जो मेन वेन्स जो फिर ब्रांचिंग होती है ना, तो जो मेन है मिडरिब एक से ज्यादा हो सकती है? ये पेटियोल है, ये पेटियोल से सेंटर मिडरिब निकली, दिस इज द मिडरिब जैसे आप कहते हो, ये एक ही होती है क्योंकि पेटियोल एक है, ठीक है। उसके बाद अब आपने कहा यहां से इस मिडरिब की ब्रांचिंग, अभी मिडरिब जो है हमारे पास नीचे से जहां पेटियोल निकल रही है वहीं से ऊपर की तरफ एक आ गए, नाउ दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल विंग्स, इसे आप प्रिंसिपल विंग्स का नाम दे दोगे, ठीक है। इन्हीं प्रिंसिपल विंग्स से आपने फर्दर, अब इनकी फर्दर ब्रांचिंग से जो निकाल रहे हो, राइट, ये आपकी बनी है वेन्स, और वेन्स की फर्दर ब्रांचिंग से जो निकाल रहे हो या वेन्स। तो मिडरिब कन्वेंशनली एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, फाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन बचे, अब हमने कहा इसके अंदर, राइट, कि वी डिफाइन ओवर हियर, जब हमने ये पूरा प्रोसेस उसके अंदर डिफाइन किया तब हमने कहा यहाँ पर कि हमारे पास वेनेशन के साथ साथ लीफ के पेटियोल, जैसे मान लो ये पेटियोल हो गया,
और ये आपका ऊपर, यही मैं पूरी लीफ ही बना देती हूँ। दिस इज व्हाट वी से अबाउट द कंप्लीट लीफ। नहीं, और ये हमारे पास इसका पूरा स्टेम का स्टॉक था और नोट था, और ये हमारे पास लीफ बेस। लीफ को कवर करने के लिए, लीफ बेस को कवर करने के लिए, बड को कवर करने के लिए ना, कभी कभी एक छोटा सा मॉडिफाइड लीफ होता है जिसे प्रोटेक्टिव लीफ कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज दी स्टिप्यूल। राइट, स्टिप्यूल इज द प्रोटेक्टिव, लेटरली अरेंज्ड है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, विच इज ऑन द साइड ऑफ द, ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस हो सकता है, कहीं भी ऊपर नीचे लगा दो। अगर स्टिप्यूल है तो लीफ को नाम क्या दे दे? स्टिपुलिएटेड लीफ। राइट, लेकिन अगर स्टिप्यूल नहीं है तो उसे नाम क्या दे दें? एक्स स्टिपुलिएटेड लीफ। राइट, तो एक्स स्टिपुलिएटेड लीफ का मतलब विदाउट स्टिप्यूल, और दिस इज विद, और दिस इज स्टिप्यूल इज एक्चुअली व्हाट? बेसिकली स्टिप्यूल इज द प्रोटेक्टिव मॉडिफाइड लीफ, laterally attached, laterally attached है, राइट, प्रोटेक्टिव मॉडिफाइड लीफ है हमारे पास। अब समझ आया सबको पॉइंट? Everyone understood? Yes, Right, this is called variation. Now moving to the type of leaf, back to the diagrams again in the package. फटाफट से। Now see, simple leaf, compound leaf, दो चीजें हमारे पास, उसी के बाद फाइलोटेक्सी भी साथ साथ ही पढ़ेंगे। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ द इंसिजन ऑफ द लीफ ब्लेड, दैट इज लीफ लेमिना को आप कट कैसे कर रहे हो, यू आर कटिंग इट। मतलब मान लो मेरे पास जैसे एक लीफ है, उस लीफ में आपने सिजर चलानी शुरू की। जब आपने लीफ पे सिजर चलानी शुरू की तो लीफ पे सिजर चलाते चलाते यू रियलाइज, राइट, कि अब डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। So we say, जब आपने ये लीफ थी पूरी, ये हमारे पास इसकी मिडल, आपने सिजर चलानी शुरू की, यू जस्ट कट इट टिल दिस एंड देन यू कट इट टिल दिस। ये जो कट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड इंसीजन पॉइंट। जब आपने कट किया तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? इंसीजन पॉइंट। इफ इंसीजन पॉइंट डज नॉट टच द मिडरिप, डज नॉट टच द मिडरिप, तो ये एक लीफ रही या बहुत सारी लीफ बन गई? एक ही रहेगी ना, इट रिमेन एज दी वन लीफ ओनली। तो हमने इसे नाम क्या दे दिया? सिंपल लीफ, सिंपल कंसेप्ट, राइट। तुमने कहा डजंट टच द मिडरिप, मिडरिप को टच नहीं करेगा उसका कटिंग पॉइंट। तो देखो ए बी सी डी डायग्राम में, राइट, सबके सब कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने एक लीफ बनाई इस तरीके से, यहाँ ये मेरे पास पॉइंट है इंसीजन का, दिस वन, ये पॉइंट है इंसीजन का, ये पॉइंट है इंसीजन का, और ये पॉइंट है इंसीजन का, इस तरीके से। ये सब मेरे पास अभी अटैच्ड एक ही से है। और अब यहाँ मिडरिब एक रही थी, वो मिडरिब अब प्रिंसिपल 4 प्रिंसिपल वेन्स में डिवाइड हो गई। द मिडरिब विल डिवाइड इनटू 4 प्रिंसिपल वेन्स। लेकिन क्या इन्होंने टच किया मिडरिब को? नो। जब मिडरिब तो हमारे पास यहीं से आ रही थी ना, इट विल रिमेन लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। तो ये भी मेरे पास क्या कहलाई जाएगी अभी? सिंपल लीफ, राइट। तो पहली कैटेगरी क्लियर हो गई सबको अच्छे से, राइट। अब मैंने कहा इसकी दूसरी कैटेगरी मेरे पास आई कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं? कंपाउंड लीफ इज बीइंग द वन जहां पर आप क्या करोगे, लीफ को तो कट करोगे, जो सिंपल लीफ है उसको आप कट करते चले जाओगे और उसको पूरी तरीके से कट कर दोगे। दैट इज, ये एक लीफ है मेरे पास, मैंने इंसीजन को, इसके इंसीजन जो किया इसको टच करना है मिडरिब में। Next incision which occurs, it will touch the midrib. Next incision occurred, touch the midrib. Next incision occurred, touch the midrib. अगर टच कर दिया तो ये एक लीफ से बनने वाले क्या हो गए मेरे पास? लीफलेट्स। लीफलेट्स। तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज द वन midrib and these are the number of leaflets attached to the midrib. Is it fine? ये मेरे पास क्या है तो ये सेंट्रल मिडरिब है ना, उस एक लीफ की तो मिडरिब ही है, राइट, जिसे हम नाम क्या दे देंगे? रैकिस। एंड दिस इज द वन कॉल्ड लीफलेट। तो अब मैं आपसे इसमें पूछूं बेटा, एक लीफ है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लीफलेट्स हैं या 10 लीफ हैं? क्या प्रेजेंट है मेरे पास? Leaflets. बिल्कुल, 1 leaf as the 10 leaflets are present.
right, which are being present at this particular point, right. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? This is called pinnately compound leaf. इसे मैंने नाम क्या दिया? Pinnately compound leaf, राइट, जहां पर मैंने कॉमन मिडरिप से उन्हें अटैच करके रखा हुआ, रेकिस से अटैच करके रखा हुआ, राइट. लेकिन अगर मैंने कहा, आपने डिवीजन किया, यू जस्ट डिवाइडेड लाइक दिस, ये पेटियोल है, ये पेटियोल की टिप है, इंसिजन टच द टिप ऑफ द पेटियोल. क्या अब ये एक लीफलेट बन गई? अब इस डायग्राम में और ये ऊपर वाले डायग्राम में, दिस बी और इस डायग्राम में, सी द डिफरेंस, डिफरेंस दिख रहा है? इसकी अपनी मिडरिम, इसकी अपनी मिडरिम, इसकी अपनी मिडरिम, इसकी अपनी, एंड दिस इज व्हाट टिप ऑफ द पेटियोल. When incision touch the tip of the petiole, then it is called as the palmately compound leaf. Got this point? Right? And the tip of the petiole पे सारी leaflet किस form में present है? Like a cluster. They all are present in the form of the bunch or a cluster. At the tip of the petiole, they are being found. Got this point? Yes, ऊपर miss. वाली दिखाना, क्या बेटा? ऊपर वाली बी वाली सेम नहीं है ये? कहाँ से में देखो, आप टिप पे, ये इंसिजन है, दिस इज द इंसिजन पॉइंट. क्या इंसिजन पॉइंट टच कर रहा है टिप ऑफ द पेटियोल को? टच कर ही नहीं रहा ना. अगर टच कर जाएगा तो हमारे पास, हम कह देंगे कि हाँ ठीक है हमारे पास अलग है, नहीं तो एक विल नॉट वॉन्ट बी देयर. फाइन, समझ आया पॉइंट? गुड. Okay, right. So this is what we state till here, right? As a part for the type of the leaf, simple, compound, which इसमें से pinnately compound and palmately compound leaf हमने define किया, right? Just guys एक बार phyllotext भी पढ़ो and just give me a sec, एक मिनट देना बस.
ओके एवरीवन, हाँ जी गाइस, तो एवरीवन कंप्लीटेड विद द टाइप ऑफ लीफ, सब समझ आ गया सबको? अच्छे से आगे बढ़ना फाइलोटैक्सी पे। यस मैम। फाइन, सो लेट्स मूव टू दी फाइलोटैक्सी। मैम। अब देखो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? लीफ की अरेंजमेंट करना। पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन में आपको बता दूंगी साथ में। नहीं, लीफ की अरेंजमेंट करना स्टेम पे और ब्रांचेस पे, और इस तरीके से आपको लीफ की अरेंजमेंट करनी है कि प्रॉपर लाइट उनको मिल सके, दे विल गेट अ प्रॉपर लाइट। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना कि लीफ की आप अरेंजमेंट ऐसे कर दो कि नीचे वाली लीफ को तो लाइट मिल ही नहीं रही है, उसको तो बेसिकली लाइट अगर नहीं मिल रही तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? तो फायदा क्या इतनी लीव्स लगाने का प्लान पे? तो हमने कहा लेट्स सपोज, अब डायग्राम देखो इसके अंदर, राइट, जो पैकेज में गिवन है आपको, एक हमने यहाँ पर स्टेम ली, स्टेम के ऊपर यहाँ हमने नोड्स बनाई, जो नोड्स बनाई, एक नोड पे एक लीफ, दूसरे नोड पे दूसरी लीफ, फिर एक लीफ, फिर दूसरी लीफ, फिर एक लीफ। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? वन लीफ एट ईच नोड एंड अरेंज्ड इन alternate फैशन में आपने अरेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गया, विच इज कॉल्ड एज द ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अब मैंने क्या दिया, सेकेंड टाइप इज बिंग द वन जिसमें आपने हर नोड पे एक लीफ का क्लस्टर देना। यू विल गिव द वन क्लस्टर ऑफ लीफ, राइट। वन क्लस्टर का मतलब टू लीव्स टुगेदर ऑन ईच नोड, एंड जो दो लीव्स आपने पैक एक नोड पे दी है वो दोनों लीव्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होनी चाहिए, राइट। तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू लीव्स, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ लीफ पैक ऑन ईच नोड, जहां पर लीफ पैक किससे कंप्राइजेज है? लीफ पैक कंप्राइजेज ऑफ टू लीव्स, दो लीव्स से कंप्राइजेज। समझ आया पॉइंट? दिस इज द बी टाइप विच इज, और द सेकेंड टाइप आई कैन से, एंड द सेकेंड टाइप इज अपोजिट सुपर इम्पोज्ड या फिर सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। इज इट लुकिंग लाइक सुपर इम्पोज्ड इमेजेस गाइस? केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एक के ऊपर एक जो लगती हैं एकदम पैरेलल, वो हमारे पास हो गया। अगर मैंने कह दिया यहाँ पर, मान लो ये मेरे पास स्टेम है, ब्रांच है, ये नोड्स हैं, नोड पे एक लीफ क्लस्टर इस तरफ से और एक लीफ क्लस्टर इसके एंगल पे, फिर लीफ क्लस्टर इस तरफ से, फिर लीफ क्लस्टर इसके एंगल पे। मतलब लगा तैर ही रहे हो, बट ये कैसी अरेंजमेंट है? इज इट गोइंग टू बी एंगल्ड अरेंजमेंट? और जनरली हम 90 डिग्री का कर्ल बना के चलते हैं कि 90 डिग्री हो, मीन्स one pair of leaf is arranged at an angle to the next pair of leaf. ये लाइन क्लियर हुई सबको? कहेंगे इसको भी अभी अपोजिट, क्योंकि हर नोड पे प्रेजेंट एक ही पेयर है, राइट। तो हमने कह दिया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट डिक्यूसेट फाइलोटैक्सी। अपोजिट डिक्यूसेट फाइलोटैक्सी। डिक्यूसेट का मतलब होता है एंगल टिल 90 डिग्रीज, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल, पैरेलल से 90 डिग्री तक का एंगल लेके जाओ, स्विच करते करते। मैम आपने जो मेरी लाइन लिखी है साइड में वन पेयर वाली, मैम बता दो। वन पेयर ऑफ लीफ, ये एक पेयर है हमारे पास, ये अरेंज है दूसरे पेयर के साथ एट एन एंगल, एक एंगल is arranged at an angle to the next pair of the leaf. समझ आया पॉइंट? ठीक है, राइट, ओके। नाउ अब हमने कहा फोर्थ कैटेगरी, अगर आपने एक ब्रांच नोड के ऊपर, दो नहीं, दो से ज्यादा, इस तरीके से दे दिया, तो यू हैव गिवन द वर्ल ऑफ लीफ। वर्ल का मतलब क्या होता है? क्लस्टर। वर्ल ऑफ लीफ एट ईच नोड, तो उसे क्या कहोगे आप यहां पर? डिफाइंड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी।
समझ आया पॉइंट सबको? राइट, एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ? राइट, ऑल द 4 कैटेगरी फॉर फाइलोटेक्सी? यस। गुड। राइट, देखो अब हमने यही कहा यहाँ पर एक तो टाइप ऑफ लीव्स हो गए हमारे पास फाइलोटेक्सी, ऑल्टरनेट, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल हैं और यही एग्जाम्पल स्पेसिफिक याद रखना। राइट, कैलोट्रोपस फॉर अपोजिट डिक्यूसेट, गुआवा फॉर अपोजिट सुपरपोस्ट एंड एल्स्टोनिया नीरियम फॉर द वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। राइट, ये हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। और ये टू एंश्योर द प्रॉपर इंसिडेंस ऑफ लाइट, टू ऑप्टिमाइज photosynthesis by plant. Right, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, that is called phylotex. That's a pattern of leaf arrangement which we will refer to ensure proper incidence of light. Right, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? यस मैम। राइट, अब हेट्रोफिली, ये मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसे प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में पढ़ाती हूँ डिटेल में। यहाँ सिर्फ इसलिए मेंशन किया कि अगर कुछ आ जाए तो आपको याद रहे। हेट्रोफिली इज मीन द व्हाट, कि एक से ज्यादा लीफ का अकरेंस सेम प्लांट पे होना, और ये आपने पढ़ा भी हुआ अगर सबको याद हो। तो हम हेट्रोफिली पढ़ते हैं कि एक ही लीफ प्लांट के ऊपर दो एक्वाटिक हैबिटेट में अलग मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीफ का पैटर्न अलग मिल रहा है। राइट, दो हो गए हमारे पास। या फिर हम ये कह दें कि जुवेनाइल स्टेज, हाँ वही प्लास्टिसिटी तो ही, जो हमारे पास जुवेनाइल स्टेज में अलग मिल रहा है, मैच्योर स्टेज में अलग मिल रहा है, तो ये क्या है हमारे पास? हेट्रोफिली। दैट इज मोर देन 2 टाइप ऑफ द लीफ ऑन द सेम प्लांट, more than 1 type of the leaf on the same plant, which is an example of plasticity only. अभी मैं वर्ड यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये मैं पढ़ाऊंगी वहीं पर ही आपको, प्लास्टिसिटी। राइट, तो ये हमारे पास क्या है कि डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट का मतलब जुवेनाइल स्टेज में अलग मिलेगा, मैच्योर स्टेज में अलग मिलेगा। एनवायरमेंट का मतलब एक्वाटिक में अलग टाइप ऑफ लीव्स मिलेंगी उसी स्पीशीज की, और टेरेस्ट्रियल में उसकी वेराइटीज में क्या मिलेंगी हमें? अलग शेप ऑफ लीफ मिलेंगी। तो दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ। ये हमारे पास डिफर करेगी, शेप और साइज लीफ का हमारे पास डिफर करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द हेट्रोफिली। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? यस मैम। राइट, दिस इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी, दैट वी विल डिफाइन। अब आ जाते हैं लीफ मॉडिफिकेशन पे। लीफ की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, तो ये अभी हमने पढ़ा भी है। सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल अभी हमारे पास क्लाइंबिंग ऑर्गन था, तो हमने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ और लीफलेट एज क्लाइंबिंग ऑर्गन। क्लाइंबिंग ऑर्गन की तरह लीफ और लीफलेट का मॉडिफिकेशन करना, विच इज कॉल्ड एज द टेंड्रिल। अगर लीफ का मॉडिफिकेशन हम करते हैं एज अ टेंड्रिल, तो इन द केस ऑफ द वाइल्ड पी, लेथाइरस एफिका, राइट, और लीफलेट टेंड्रिल का इन द पी और इन द स्वीट पी। राइट, पी और स्वीट पी मिलता है। स्वीट पी इज लेथाइरस ऑर्डरेटस, पी इज द पाइसम सिटाइकुम। राइट, लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन किसका मॉडिफिकेशन है? इज इट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉसेस। ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए लीफ स्पाइन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। और फाइलोट क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जब पेटियोल बन जाएगा इन द केस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। राइट, यहां तक समझ आया सबको पॉइंट? ठीक है, अब इसी में ही पेज नंबर 159 पे लीफ पिक्चर का डायग्राम खोलो जरा, क्योंकि मैं लीफ पिक्चर आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या होता है। पेज नंबर 159 से अगला ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ वाला फाइलोटेक्सी जहां देख रहे थे ना, सो नेक्स्ट ईयर। नाउ सी गाइस, लीफ पिक्चर। लीफ पिक्चर अब मेरे पास क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टेट अबाउट इट। तो लीफ पिक्चर का मतलब एक ऐसा मॉडिफिकेशन इंसेक्टिवोरस प्लांट में जिसके थ्रू दे कैन एबल टू डिराइव द इंसेक्ट एंड टेक दैट इंसेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन। एक्चुअली बच्चों को एक हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं। Statement is correct. Insectivorous plant actually feed on the insect, but they don't feed on the insect for intake of, right? किसके intake के लिए नहीं करते? For intake of the food. They intake only nitrogen from the insect.
अपना खाना खुद बना सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, अपना नरिशमेंट खुद कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंडेंट किसके लिए रहेंगे? फॉर द नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, राइट, इंसेक्ट के ऊपर, क्योंकि इनकी रूट्स मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं है जिसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन या कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बाइंड अप कर सके, राइट। तो ये इंसेक्ट के थ्रू लेते हैं नाइट्रोजन को। अब कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना है। तो सी द बी डायग्राम, नेपेंथिस का डायग्राम देखना है, नेपेंथिस पिक्चर प्लांट, राइट। नेपेंथिस में अगर देखें हम तो हमारे पास लीफ के पास तीन पार्ट हमने कहे होते हैं, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और हमारे पास लीफ लेमिना होता है। लीफ एपेक्स जो उसका टिप था इज मॉडिफाई एज अ लिड, डायग्राम ध्यान से देखना, इज मॉडिफाई एज अ लिड। लीफ एपेक्स को आपने मॉडिफाई कर दिया लिड की तरह, राइट, जो उसकी ओपन और क्लोज होती रहेगी। उसके बाद लीफ लेमिना को आपने मॉडिफाई कर दिया एज अ पिक्चर। पिक्चर इज अ डाइजेस्टिव बैग, एक जूस है, एक जूसी बैग है उसका, एक डाइजेस्टिव बैग है, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे ताकि इंसेक्ट को क्लीव करके नाइट्रोजन निकाल लिया जाए, राइट। तो लेमिना इज मॉडिफाइड एज अ पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या है? पिक्चर सिंपली मीन्स अ डाइजेस्टिव बैग, अ जूसी बैग वेयर द डाइजेशन विल हैपन, वेयर द इंसेक्ट विल बी केप्ट इन। फिर उसी पिक्चर को प्लांट से अटैच करने के लिए जो पेटियोल है वो मॉडिफाई हो गया टेंड्रिल की तरह। तो देखो पहले इसलिए मैंने लिखवाया था पेटियोल इज मॉडिफाइड एज अ टेंड्रिल इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट, स्टार्टिंग में किया ना हमने, राइट। तो वो हमारे पास आ गया कि पेटियोल मॉडिफाइड एज द टेंड्रिल एंड द लीफ बेस। अब फोटोसिंथेसिस भी तो कोई करेगा, तो लीफ बेस इज मॉडिफाइड एज अ फ्लैटेंड लीफ बेस लाइक अ लेमिना डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो लीफ बेस बिकम फोटोसिंथेटिक लेमिना, पेटियोल बिकम, पेटियोल हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, राइट, एज टेंड्रिल, लिखते जाओ इसको, और लिखा ही हुआ वैसे तो पिक्चर, लेमिना बिकम पिक्चर। अब देखो होता क्या, द रिम और द माउथ इज द पोर्शन, जो रिम और माउथ पोर्शन दिख रहा है, इज द पोर्शन वेयर नंबर ऑफ द, राइट, शुगर सब्सटेंसेस आर स्टेप्ड अप, राइट, मीन्स जहां पर आपने ये जितने शुगर सब्सटेंसेस है वहां पर आपने बेसिकली उसका कोट, एक शुगरी कोट वहां पर लगा रखा है। ये जो शुगरी कोट आपने रिम और माउथ पे इसके लगा रखा है, राइट, उसी के ऊपर आपने स्टिकी सरफेस भी दे रखा है। Once the insect will sit over there to take the sugar substance from the plant, because of the weight of the insect, the lid will close and insect will be captured inside. Insect अंदर चला गया. The insect when drained inside the pitcher, right, there are the digestive gland-like structure, glandular tissues होते हैं, which will release the digestive juices and cause the digestion of the insect, liberating the nitrogen. The nitrogen will be taken upon by petiole, which is carrying the vascular tissue as xylem and phloem, and this is being now taken to the leaf base where photosynthesis is occurring, and through the xylem and phloem it is getting transported to the complete plant body. This is what is called as the pitcher plant, leaf pitcher as the modification. I hope everyone clear with this. हाँ जी guys, समझ आया सबको point? Yes, ma'am. ठीक है, good. Right, so this is what we will state over here as the main part जो हमने state किया, right, जो हमने define किया कि हमारे पास ये system हमें देखने को मिलता है, right. So this is the modification which is called as the leaf modification and end up of the part of the leaf as well, right. तो leaf में हमें venation ध्यान रखना है, question venation से आता है, question phyllotaxy के example से आता है, राइट। उससे पहले स्टेम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि जो 12th का पार्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर स्टेम का पूरा पार्ट डिटेल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हिसाब से दे रखा है। वहां पर ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप मुझे बताओगे, आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन ओवर देयर, राइट, क्योंकि वो सारा डिटेल मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको। कोई भी चीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा तब करेगा whenever it is going to perform, right, or whenever it is going to have the bud development and adventitious root development. Adventitious root भले ही secondary हो जाए लेकिन bud development होना compulsory है, जिसकी वजह से हमारे पास एक process complete होगा, otherwise नहीं, right. So this is what we will say as the main process, as the whole phenomenon that is occurring in the system. मैम इस चैप्टर में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इनफ है मैम? वही करने बेटा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं और जो फैमिली के नाम मैं बताऊंगी, क्योंकि अब होता क्या है बेटा, एक्चुअली एग्जाम में अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हो तो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, राइट, कि उसके अंदर 20-22 एग्जाम्पल होते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। एनसीईआरटी तो हर चीज के 3-4 एग्जाम्पल देके खत्म कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, लीफ तक तो ठीक है, लीफ तक तो ज्यादा एग्जाम बताते भी नहीं है, फ्लावर वाले पार्ट में मेन आता है। तो मैं आपको अभी आपका जो टास्क रहेगा आज वाली क्लास में, जो मैं इन्फ्लोरेसेंस शुरू कर रही हूँ, और अगली वाली क्लास में इसमें हम फ्लावर कंप्लीट करेंगे, राइट, मीन्स जो संडे क्लास होगी हमारी, उन क्लासेस में जो एग्जाम्पल नोट्स में है, मीन्स जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही नोट्स में लिखे हुए हैं,
और उसके अलावा जो फैमिली के नाम मैं बताऊंगी वो याद कर लें, ठीक है। फिर जब हम फैमिली करेंगे तो हर फैमिली के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने जिस पर्टिकुलर फिनोमिनन, लाइक एग्जाम्पल आपने किसी एस्टिवेशन के टाइप में फेबेसी फैमिली पढ़ी, तो फेबेसी के सारे एग्जाम्पल आ गए उसमें। क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे कि फैमिली के एग्जाम्पल्स अगर याद हैं तो बाकी के सारे एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। राइट, तो अब वेजिटेटिव पार्ट आपका कंप्लीट हुआ बच्चे। स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले आएंगे इनफ्लोरेसेंस पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, कैसे हम इसे स्टेट करते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से समझना है। राइट, नाउ इनफ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट करना ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर को अरेंज करना विच इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। अब फ्लोरल एक्सिस मेरे पास क्या होती है, तो आई से दिस इज बीइंग द स्टॉक, जहां से अटैच जो स्टॉक है हमारे पास, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड पिडंकल। नाम ध्यान से बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पिडंकल और कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। ये इसकी ग्रोइंग टिप है। इसी पे यहां पर हमारे पास स्टेम एपेक्स ही है, स्टेम ही है बेसिकली, नोड्स प्रेजेंट है। राइट, फ्रॉम ईच नोड देयर ओरिजिनेट्स द फ्लावर। हर नोड से फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास। The flower which is through which it is attached is called pedicel. इसको हम कहते हैं pedicel. That's why this flower is called pedicellate flower. Pedicel is the stalk attaching flower to floral axis. Floral axis पे flower को attach कर रहे हैं। अब ये pedicellate flower पेडिसिलेट बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है एंड पेडिसिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। राइट, बाइसेक्सुअल तो सबको पता है, एंड्रोशियम गायनोशियम बोथ आर प्रेजेंट। और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा हमारे पास, या तो फ्लावर कैसा होगा, स्टैमिनेट, या फिर फ्लावर कैसा होगा, पिस्टिलेट। मीनिंग बताओ फटाफट से। स्टैमिनेट मीन्स हैविंग द स्टेमन, दैट इज द मेल फ्लावर, एंड द पिस्टिलेट इज द फीमेल फ्लावर। ठीक है, बिल्कुल। अब हमने कहा, हाँ जी बेटा। मैम एक बार फ्लोरल एक्सिस दोबारा से बता दो। फ्लोरल एक्सिस इज द लॉन्ग स्टेम टू विच द फ्लावर विल बी अटैच, जिसपे फ्लोरल बड मॉडिफाई होकर फ्लावर बनाती है। वो मेन स्टेम को ही आप फ्लोरल एक्सिस का नाम देते हो। मैम वो जो प्लांट की मेन स्टेम होती है उसको बोलेंगे ना? हाँ, जिसपे फ्लावर बनेंगे कुछ, जिसपे लीफ नहीं फ्लावर बन रहे, प्लांट की वो स्टेम या स्टेम ब्रांच। ओके मैम, ठीक है। राइट, जिस फ्लावर में आप देखो पेडिसिल नहीं है, उस फ्लावर को नाम क्या दे दिया, नॉन पेडिसिलेट फ्लावर, ऑल्सो कॉल्ड sessile flower. Sterile नहीं बेटा, sessile. This can also be bisexual, can also be unisexual. दोनों conditions possible, right? हर फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक मॉडिफाइड लीफ लगाते हैं उसके एक्सिल पे। जो मॉडिफाइड लीफ उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। जैसे हमने लीफ के अराउंड एक मॉडिफाइड लीफ लग करी थी जो प्रोटेक्शन देता है, ऐसे फ्लावर के अराउंड भी, विच इज कॉल्ड एज दी ब्रैक्ट, इसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट इज व्हाट बेसिकली, ब्रैक्ट इज दी मॉडिफाइड लीफ अटैच्ड एट टू दी एक्सिल ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल के एक्सिल पे अटैच्ड है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको लगाया। जब आपने ब्रैक्ट दी
तो फ्लावर को नाम दे दिया ब्रैक्टेट फ्लावर, नहीं दी तो कॉल्ड एज ई ब्रैक्टेट फ्लावर। मम्मी उसी की तरह जैसे लीफ के अंदर स्टिप्यूल होते हैं। हाँ, थॉर्न की तरह है, सेम थॉर्न की तरह। थॉर्न नहीं है बच्चे, थॉर्न इज एन एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट अ थॉर्न। हर चीज का ओरिजिन अलग है। ये स्टेम लीफ का छोटा सा मॉडिफाइड पार्ट है, राइट? जिसे आपने ब्रैक्ट कहा है, जैसे स्टिप्यूल था वैसे ब्रैक्ट है। स्टिप्यूल वर्ड दिया क्योंकि वो लीफ की प्रोटेक्शन कर रहा था, ब्रैक्ट वर्ड दे रहे क्योंकि वो फ्लावर की प्रोटेक्शन कर रहा है। समझ आया पॉइंट? ठीक है मैम। राइट नाउ, अब हमने कहा इनफ्लोरेसेंस अगर हम स्टडी करते हैं तो वी फाउंड 2 टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर देयर। 2 टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस हमें मिलते हैं, और इनफ्लोरेसेंस के जो 2 टाइप हमें मिलते हैं, these 2 टाइप आर बेसिकली रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस। अब बहुत ध्यान से मीनिंग समझना है। रेसिमोज एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस का मतलब वेयर द टिप ऑफ द पिडंकल, जो पिडंकल है उसकी जो टिप है, नेवर टर्मिनेट एज फ्लावर, वो फ्लावर की तरह टर्मिनेट नहीं होगी, राइट? द टिप ऑफ द पिडंकल नेवर टर्मिनेट एज फ्लावर, रादर ग्रो। टर्मिनेट कभी नहीं होगी, हमेशा ग्रो करती रहेगी इनडेफिनेटली, क्योंकि आप नहीं जानते कब तक ग्रो करेगा, grow indefinitely. Hence, show indeterminate growth of the peduncle. peduncle की आपको indeterminate growth मिलेगी, आप डिफाइन कर ही नहीं सकते कि उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। इसी वजह से इस रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं indefinite और indeterminate इनफ्लोरेसेंस। ये हम इनफ्लोरेसेंस डिफाइन करते हैं, इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस। अब अगर हम ये इनफ्लोरेसेंस देखें तो इस इनफ्लोरेसेंस में हम किस तरीके से देखेंगे ना, सी एवरीवन, ये मेरे पास पिडंकल है, ये पिडंकल पे मैंने यहाँ पर बड्स ली, ये इसका बेस हो गया पिडंकल का। मैंने फ्लावर को अरेंज करना शुरू किया। आई अरेंज द फ्लावर लाइक दिस। अब मुझे बताओ यंगेस्ट कौन सा है और ओल्डेस्ट कौन सा है? ये इसकी ग्रोइंग टिप है जो हमेशा ग्रो करती रहेगी। यंगेस्ट मैम एपेक्स पे होगा, एक्रोपिटल फैशन, राइट? तो ये मेरे पास फर्स्ट जो सबसे पहले आया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 वाला कौन सा हो गया मेरे पास? यंगेस्ट, क्योंकि जब आगे ग्रो करेगा तो ये ओल्डेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाला यंगेस्ट हो जाएगा, और ये हो गया मेरे पास ओल्डेस्ट। तो इस सक्सेशन को मैंने नाम दे दिया एक्रोपीटल सक्सेशन। Arrangement is called acropetal arrangement or acropetal succession, that is young at apex and old at base. हमेशा young से याद रखा करो, Y at A means acropetal, Y at B means basipetal. Now let us suppose, ये तो हमने केस लिया जहां पर मेरे पास elongated peduncle है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास peduncle flattened है, if I am having the flattened peduncle, तो फ्लैटेंड पिडंकल मेरे पास क्या होता है? फ्लैटेंड का मतलब क्या है मेरे पास? अब ध्यान से समझना बस फ्लैटेंड पिडंकल का मीनिंग, तभी वो चीज समझ आएगी फ्लैटेंड पिडंकल क्या होता है हमारे पास, राइट? तो वी सेज ये मेरे पास 2 एंड है, मैंने ये दोनों एंड पिडंकल के लिए और इसको खींच दिया, राइट? आई जस्ट टेक दीज 2 एंड जस्ट ड्रैग इट। ये एक एंड था, इसको खींच दिया, और ये दूसरा एंड आ गया, इसको खींच दिया। दिस इज कॉल्ड फ्लैटेंड पिडंकल। नाउ टेल मी, इसका टिप कहां पर है? सेंटर पे या कॉर्नर पे? वेयर द टिप इज? मैंने इसके दोनों ब्लू वाले एंड्स को लिया जहां रेड डॉट लगाई है, इसको खींच दिया पूरा, और खींच के इसको एक सर्कल की तरह फॉर्म कर दिया। इसका ग्रोइंग टिप कहां गया?
कॉर्नर्स पे मैम, सेंटर पे बेटा, कॉर्नर पे कैसे? सेंटर। सेंटर। ये हमारे पास क्या हो गया इसका? दिस इज कॉल्ड एज दी ग्रोइंग टिप। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगी, इसको ऐसे खींचूंगी, तो ये पार्ट तो सेंटर पे ही आएगा ना, ग्रोइंग टिप वाला। अच्छा मैम ठीक है, ग्रोइंग समझ आया ना सबको पॉइंट? ग्रोइंग टिप सेंटर पे आया। अब अगर ग्रोइंग टिप सेंटर पे है, तो मैं अगर फ्लावर की अरेंजमेंट करूं, नाउ टेल मी 1 2 3 4 कैसे अरेंज करूं? मीन्स इसको 1 दूं, ये अरेंजमेंट ठीक है, या ये अरेंजमेंट ठीक है? सेकंड वाली सही है। राइट वाली या लेफ्ट वाली? लेफ्ट। मतलब मेरे पास जो होना चाहिए वो बेसिकली, राइट, ये कैसा होना चाहिए? दिस वन इज द ओल्डेस्ट एंड दिस वन विल बी दी यंगेस्ट। समझ आया सबको पॉइंट? यस मैम। ग्रोइंग टिप की तरफ यंग वाला आएगा ना, ठीक है, ओल्ड वाला तो पीछे ही रह जाएगा ना। फाइन, राइट। सो ऑन दैट बिहेवियर, मूवमेंट कैसी है? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, ग्रोथ कैसी है? सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल ग्रोथ ऑन फ्लैटन पेडंकल। समझ आया पॉइंट? Fine with racemose inflorescence, everyone? Yes ma'am. Right? Now cymose inflorescence. Tip of the peduncle क्या कर दे? Terminate? Yes, terminate. Well, Terminate into flower. terminate as flower. Definite. Right, so yes, show definite growth of definite or determinate. पता चल गया मुझे कि इतनी ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ ऑफ पेडंकल, पेडंकल की इतनी ग्रोथ होगी, राइट। तो इसी वजह से हमने इसे ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेट और डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, राइट। मीन्स इफ आई विल टेक नाउ, अब अगर मैं पेडंकल लेके चलती हूँ, तो वाइल टेकिंग द पेडंकल मैं अब फर्स्ट किसको दूं? फर्स्ट फ्लावर कहां पर बनाऊं? एट द टिप। ये मेरे पास बन गया फर्स्ट, दैट इज द ओल्डेस्ट। इसके बाद मैं अरेंज करती चली जाऊंगी, नंबर 2 3 4 5 6 7 एंड 7 इज द यंगेस्ट, राइट। तो सक्सेशन कैसा हो गया हमारे पास? बेसिपीटल succession, that is young at base and old at apex, right? अब इसको भी अगर मैंने फ्लैटेंड कर दिया इस तरीके से, तो सेंटर वाला तो अभी भी वही रहा, दैट इज सेंटर वाला तो अभी भी मेरे पास अब किसमें टर्मिनेट हो गया? एज द फर्स्ट फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर। अब अगर मैं फ्लावर की ग्रोथ कराऊं, तो फ्लावर मेरे पास इस तरीके से दिखेंगे जाते हुए? यस मैम। 2 3 4 5 2 3 4 5। तो ग्रोथ कैसी है? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ on flattened peduncle. पॉइंट क्लियर है यहां तक? Yes ma'am. Done? Good. Okay guys, so this is what we will say as a complete part, defining the whole stem, right? अब इसी में ही हम पढ़ेंगे रेसिमोस के टाइप एंड साइमोस के टाइप। तो पहले रेसिमोस के पढ़ाऊंगी, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस एक एक दो दो पॉइंट्स हैं जो समझने हैं, राइट। रेसिमोस, अच्छा अगर कभी मान लो एक ही फ्लावर अगर प्रेजेंट है,
राइट, देयर इज ओनली वन फ्लावर प्रेजेंट ऑन द होल फ्लोरल एक्सिस, एक से ज्यादा फ्लावर है ही नहीं, तो उस टाइम मैं क्या कहूंगी कि वी हैव टू फॉलो द कंप्लीट, हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई रेसिमोस साइमोस तो हो नहीं रहा उसके अंदर, तब हम किसको कहेंगे, क्या हो रहा है उसके अंदर, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, एक अकेला ही प्रेजेंट है ना, राइट, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज द सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? यस मैम। राइट, गुड। Okay guys, now these are the type of the racemose inflorescence, बहुत सिंपल टाइप है, बस ध्यान से समझने हैं, टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और इसमें से एग्जाम्पल सबके याद नहीं करने, सिर्फ डायग्रामेटिकली सबको समझना, और एक एक पॉइंट जो मैं इसका बताऊंगी दैट्स इट। एग्जाम्पल्स हमें उसके याद करने जो फैमिली में रिपीट होते हैं, जो फैमिली के डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी में दे रखे वो वाले। तो अब हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले पे आ जाते हैं, दैट इज दी रेसीन, ना फर्स्ट वन। देखो अब अगर मैं इसमें देखूं रेसीन में, इज इट लुकिंग लाइक अ सिंपल, जैसे हमारे पास रेसिमोज अभी तक मैंने बनाया वैसा ही दिख रहा है बिल्कुल, राइट। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, बाइसेक्सुअल पेडिसिलेटेड फ्लावर, दैट्स इट। जब बाइसेक्सुअल पेडिसिलेटेड फ्लावर आपने अटैच कर दिए तो इसको आपने नाम दे दिया रेसीन, फाउंड इन द केस ऑफ द मस्टर्ड, मस्टर्ड के केस में मुझे मिलता है, राइट, दैट इज कॉल्ड रेसीन। लेकिन अगर आपने रेसीन को ब्रांच कर दिया, यू जस्ट नेम दैट रेसीन एज दी ब्रांच्ड रेसीन, तो आपने इसे नाम क्या दे दिया, पेनिकल, राइट। व्हाट इज पेनिकल? दैट इज अ ब्रांच रेसीन, ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड रेसीन, इसको मैं नाम दे दिया कंपाउंड रेसीन, रेसीन को ही ब्रांच कर दिया, मीन्स कंपाउंड रेसीन का नाम दे दिया। पॉइंट समझ आए दोनों? सिंपल, बाइसेक्सुअल पेडिसिलेटेड फ्लावर को पेडंकल पे अटैच कर दो, रेसीन, कंपाउंड का मतलब ब्रांचिंग कर दो रेसीन की, कॉल्ड एज अ पेनिकल। अब स्पाइक में देखो क्या डिफरेंस है, पेडिसिलेटेड नॉन पेडिसिलेटेड, नॉन पेडिसिलेटेड, ब्रैक्ट, वेरी गुड, बाइसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर, दैट्स इट, कॉल्ड एज स्पाइक। स्पाइक, मैम इसके ऊपर ब्रैक्ट भी है ना? हाँ ब्रैक्ट भी है, ब्रैक्ट सभी में मिलती है, बनानी रखी बस डायग्राम में, ठीक है। एंड कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक को नाम देते हैं स्पाइकलेट, दे आर द फीचर ऑफ पोएसी फैमिली, ये याद रखना, पोएसी फैमिली का फीचर, राइट। स्पाइक एंड कंपाउंड स्पाइक विच इज कॉल्ड स्पाइकलेट, दे आर द फीचर ऑफ पोएसी फैमिली, राइट। पोएसी कौन सी फैमिली है? पोएसी फैमिली इज कॉल्ड एज दी व्हीट फैमिली, पोएसी फैमिली को क्या कहते हैं? व्हीट फैमिली, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, हाँ जी, लेप्ना और पेरिया वो मैम इसी में ही आता था ना? क्या लेमना और पहले वो स्पैटिक्स में आते हैं, हाँ इसी में कह सकते हो, स्पाइकलेट में कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, कैटकिन। कैटकिन हमारे पास क्या है, विच इज कॉल्ड पेंडुलस स्पाइक। देखो स्पाइक जैसा लग रहा है, लेकिन क्या ये पेंडुलम की तरह अटका है? ये इसका बेस है, ये इसका एपेक्स है। अभी तक हम एपेक्स टॉप पे बनाते थे, बेस नीचे, अब हमने क्या कर दिया, इसको पेंडुलम की तरह लटका दिया। तो अगर पेंडुलम की तरह लटका दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, पेंडुलस स्पाइक, व्हेन इट इज बीइंग हैंगिंग लाइक अ पेंडुलम, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास टॉप पे आ गया, एथ मेरे पास नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड पेंडुलस स्पाइक, हमने इसको डिफाइन कर दिया। बस दिक्कत क्या है, इट इज हैविंग यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स। स्पाइक में कैसे फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, इसमें कैसे मिलेंगे हमें, यूनिसेक्सुअल, right, to have the unisexual sessile flower. So pendulous spike with unisexual sessile flower in the case for the whole category which is being defined as this. Everyone completed? यस मैम। Good. Right, now अब हमने कहा यहाँ पर, इसी के बाद we define next category कोराइन। स्टैटिक्स में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, कोराइन, कोराइन पे आते हैं। अब हमारे पास कोराइन क्या है, दिस इज दी फिफ्थ कैटेगरी। ना कोराइन में देखो बेटा, क्या सारे के सारे फ्लावर्स अपने आप को एक लेवल तक पहुंचा रहे हैं?
by varying their length of the pedicel, pedicel की लेंथ को वेरी करते हुए, am I right? यस मैम। राइट, लेंथ ऑफ पेडिसल को वेरी करते हुए अपना सब कुछ एक जगह पे पहुंचा रहे हैं। तो कोराइन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, बाइसेक्सुअल पेडिसिलेट फ्लावर reaching at same level by differential length of pedicel। पेडिसल की कैसी लेंथ है इनकी, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेंथ का मतलब डिफरेंट लेंथ। कोराइन और कोराइन बोस, कोराइन एंड ब्रांच्ड कोराइन, ब्रांच कोराइन को नाम देते हैं हम कोराइन बोस। ये फीचर है ब्रासिकेसी फैमिली का, इट्स अ फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। क्या रहेगा, इट्स बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज द मेन फीचर ऑफ द ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली का मेन फीचर है हमारे पास कोराइन एंड कोराइन बोस। नहीं, ब्रासिकेसी किसकी फैमिली है, मस्टर्ड, बस मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड में रेसीम है, बाकी सब में कोराइन कोराइन बोस है, राइट। नाउ 6th कैटेगरी, अंबल। अच्छा, अंबल और कोराइन में क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या अंबल में भी सबके सब एक ही लेवल पे पहुंच रहे हैं? यस मैम, लेकिन कोराइन में लेंथ सेम है। हाँ, लेंथ लेंथ सेम सेम है है इसमें। और सभी एक ही नोड से निकल रहे हैं, यस मैम। राइट। तो अब हमने Yes, क्या ma'am. दिया, अंबल इज bunch of same length pedicellate flower at each node. Is it looking like umbrella like appearance? यस मैम, अम्ब्रेला। इसलिए अंबल का नाम दिया, ठीक है। इन द केस ऑफ द अनियन, और ये एनसीईआर ने डायग्राम भी दे रखा है अंबल का, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी लेता है। और ब्रांच्ड अंबल इज कंपाउंड अंबल। एनसीईआर ने डायग्राम पता है कहाँ दिया है, लिलिएसी फैमिली खोलना, लिलिएसी फैमिली में अंबल का डायग्राम गिवन है। यस मैम। कंपाउंड अंबल, राइट। दैट्स बेसिकली अनियन किसका मेंबर है, लिलिएसी फैमिली का, इसी वजह से वहां पर गिवन। फाइन, एवरीवन क्लियर विद द 6 टाइप्स, राइट। रेसीम, पेनिकल, स्पाइक, कैटकिन, कोराइन, अंबल, कंपाउंड अंबल, राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नॉन पेडिसिलेट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए रेसिमोज में, नॉन पेडिसिलेट के? मैम 2 है, कैटकिन और स्पाइक। स्पाइक, वेरी गुड, राइट। पेडिसिलेट के, लॉन्ग पेडिसिलेट के, लॉन्ग पेडिसिलेट के कोराइन और कोराइन, रेसीम एंड पेनिकल। रेसीम और पेनिकल। गुड, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक टास्क बचा? मैम रेसिम सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। हाँ, रेसीम में बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्चुअली रेसीम मस्टर्ड में ना, मस्टर्ड में बाइसेक्सुअल, और आपको भी आगे मैं ब्रासिकेस में बताऊंगी, मस्टर्ड के पास ब्रैक्ट भी नहीं होती। तो जो ये रेसीम बनाता है ना, इसके पास ब्रैक्ट भी नहीं होती, राइट। तो इट्स बाइसेक्सुअल पेडिसिलेट, राइट। बाइसेक्सुअल आपको स्पाइक में भी मिलेंगे, लेकिन बस कैटकिन में आपको मिल जाएंगे यूनिसेक्सुअल। उसके अलावा बाकी की सारी कैटेगरी में बाइसेक्सुअल ही मिलने वाले हैं, चाहे अंबल ले लो, चाहे कोराइन ले लो, चाहे पेनिकल, चाहे रेसीम, चाहे स्पाइक। फाइन एवरीवन, नोट हो गया ये वाला पार्ट? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये 2 बस खत्म करके फिर एंड अप करेंगे इस पार्ट को। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। Okay, anyone whose one-to-one person interaction still left to be done? जो बच्चे एब्सेंट थे? यस मैम। तो जिसकी रह गई है, राइट, जस्ट रिमेन आफ्टर द क्लास, हार्डली 5-10 मिनट्स लगेंगे, जितने भी होंगे विल वाइंड अप दैट, ठीक है। तो whosoever being left for the one-to-one person interaction will remain after the class. Now type of racemose, इसमें अभी हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वन, स्पैडिक्स।
स्पैटिक्स बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना है इसके अंदर। स्पैटिक्स में हमने कहा दिस इज द पेडंकल। पेडंकल के ऊपर जो ब्रैक्ट है ना, द ब्रैक्ट विल मॉडिफाई as a color shape structure. Bract is modified as a colored large bract, which is now called spathe to attract the pollinators. Pollinator को attract करने के लिए colored large bract बनी, इसको हमने नाम दे दिया spathe. इस spathe को हमने दो zones में divide कर दिया. In the two zones we divided. This is called fertile spathe. ये fertile spathe है जिसमें flowers हैं. And this is called sterile spathe, जिसमें फ्लावर्स नहीं, राइट, जहाँ फ्लावर्स नहीं मिलेंगे आपको। फर्टाइल स्पेथ जहाँ फ्लावर्स मिलेंगे, कौन कौन से फ्लावर्स मिलेंगे हम? एट द बेस वी आर गोइंग टू हैव दी नॉन पेडिसिलेट पिस्टिलेट फ्लावर्स। मीन्स कौन से फ्लावर हो गए बेटा? फीमेल, मेल और बाइसेक्सुअल? फीमेल, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, नॉन पेडिसिलेट पिस्टिलेट फ्लावर्स। फिर मुझे एकदम टॉप पे यहां पर मिले नॉन पेडिसिलेट स्टैमिनेट फ्लावर्स। मेल। मेल। इन बिटवीन I am having hair-like structures as non-pedicellate neuter flowers. अब neuter आपने नहीं पढ़ा है, neuter meaning sterile flower, जिनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती मेल और फीमेल की। Like neutral. न्यूट्रल वर्ड सही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब सिंपल कि एंड्रोशियम गायनोशियम इज नॉट डेवलप्ड इन देम, राइट, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी फर्टाइल, दैट्स मीनिंग द स्टेराइल ओनली। तो इसको हमने नाम दे दिया स्टेराइल हेयर। इन्हें हम कहते हैं हेयर्स, बीच में लिखते हैं स्टेराइल हेयर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड स्पैटिक्स। इस इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पैटिक्स कहते हैं। और उसी के बाद जो इसका रेस्ट ऑफ द ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये पूरा इसका कलर्ड पार्ट है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, हमारे पास अट्रैक्शन हो सके फॉर पॉलिनेशन, राइट। सो डिफरेंट पैटर्न्स and color to attract pollinators. Pollinators को attract करना. This whole inflorescence is called spatix, found in the case of the banana and canna. इन दोनों में हमें मिलता है, right? That's the spatix inflorescence. Got this point? Yes, ma'am. मैम वो जो पहले वाले थे वो भी रेसिमोस का था। हाँ, सारे रेसिमोस के ही चल रहे हैं बेटा। ओके मैम। ठीक है, राइट। नाउ अब हाँ जी बच्चे। मैम ये थोड़ा हाइड्रोनियम वाले से सिमिलर नहीं? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। इसमें भी 3 होते हैं, इसलिए कह रहे हो क्या आप, लेकिन हाइड्रोनियम है नहीं। भी ऐसे ही होता है ना स्टेराइल वाला मूव। हाँ, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसी के बाद किस चीज से बना है? स्पेथ इज अ ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट है जो बहुत लंबी हो गई है, जो मॉडिफाई हो गई, लंबा सा ब्रैक्ट बनाया हमने यहाँ पे। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन। इसी के बाद अब हमने कहा सेकंड इज द कैपिटुलम एंड रेसिमोस हेड। Capitulum, racemose head, most advanced racemose inflorescence, सबसे advanced racemose inflorescence है। Why? Because it is found in Asteraceae family. किसमें मिलेगा हमें? Asteraceae family। क्या? Asteraceae family। Right, found in Asteraceae family, the most advanced racemose inflorescence as found in Asteraceae family. Just एक मिनट, just wait, एक मिनट नोट करो इसको। मैम, 1 second।
ओके गाइस, सो अब हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास है फ्लैटेंड पेडंकल। इस फ्लैटेंड पेडंकल के सेंटर में जो फ्लावर्स आपने दिए हैं और इसी के जो साइड में आपने फ्लावर्स दिए वो पार्ट, एग्जाम्पल याद रखना सनफ्लावर का, दिमाग में तो क्लियर होगा। दिस इज द वन विच इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट, जो सनफ्लावर के सेंटर में ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रे फ्लोरेट, जो येलो कलर के पार्ट्स होते हैं बाहर। फ्लोरेट का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लावर्स टुगेदर। फाइन, तो हमने कहा डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। एंड एस्टरेसी फैमिली इज इटसेल्फ मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली, और उसी में मिलता है हमें ये, तो हम ये डिफाइन करते हैं। फाइन, नाउ वी से, अब हमने कहा डिस्क फ्लोरेट रे फ्लोरेट है, डिफरेंस क्या है? जो डिस्क फ्लोरेट है इट इज गोइंग टू कैरी पिस्टिलेट और न्यूटर फ्लावर, या तो सारे पिस्टिलेट फ्लावर मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे मुझे, सारे के सारे न्यूटर फ्लावर। और जो रे फ्लोरेट है उसमें मुझे क्या मिलेंगे, कैरी बाइसेक्सुअल और पिस्टिलेट और न्यूटर फ्लावर्स। इन तीनों में से कुछ भी मिल सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन कौन से होते हैं? डिस्क में पिस्टिलेट एंड रे में बाइसेक्सुअल, राइट। एंड बोथ फ्लोरेट्स ऑल्सो डिफर इन, ये और किस में डिफर करते हैं? ये ऑल्सो डिफर इन सिमेट्री एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन तो एक ही है, ठीक है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर ये भी फ्लावर पढ़ाऊंगी ना, उसमें बताऊंगी आपको। अच्छा, अरेंजमेंट कैसी होगी? ऑल आर गोइंग टू फॉलो दी सेंट्रीपीटल arrangement. Is it fine everyone? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? This is where we end up the racemose inflorescence. यहाँ आपका racemose inflorescence finish हो गया। Fine till here guys, revise till here, यहाँ तक का सारा point समझ आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. Good. Right, so the coming class we are going to end up with the flower Sunday 8:30 to 10:30. Remember the timings. ठीक है? Sunday में slot is being fixed for every Sunday 8:30 to 10:30 we are going to have the class. Right, जिसमें हम flower complete करेंगे और flower के बाद flower complete करेंगे और seed शुरू, seed complete कर देंगे, seed भी हो जाएगा उससे, flower and seed. Right, so that in the coming Okay, Monday class we will wind up the morphology. Morphology wind up कर देंगे आप। Okay, ma'am. Thank you. Okay guys, so whosoever being left for the one-to-one person they can remain, else everyone just leave the meeting. मैम क्लास हर संडे है? Most probably. Most probably. Yes guys, so whosoever still left for one. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.